रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज दोपहर के बाद से तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि उम्मीद नहीं थी कि मैं आप लोगों तक कहानी लेके आ पाऊँगा। लेकिन उसके बाद में कुछ मेडिसिन ली तो तबीयत में थोड़ा रिलीफ है, तो उसके बाद में मैं आप लोगों तक कहानी लेके आया हूँ। हो सकता है कि जब तक ये कहानी अपलोड हो तो उस समय 10 से ज़्यादा का समय हो चुका हो, क्योंकि तबीयत में अभी सुधार है और लगभग 8:30 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। वैसे अमूमन मैं 4 से 5 बजे के आसपास वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है दोस्तों, ये एक ऐसा डबल मर्डर है जिसकी कहानी आप लोग को जानने के बाद में आप लोग अपने कानों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। दरअसल तारीख थी 3 जून साल 2017 और इसी 3 जून साल 2017 को वक्त था तकरीबन रात के 8 बजे के आसपास। जगह थी अहमदाबाद और अहमदाबाद में एक जगह लगती है ओढ़व सिटी। कंधे पर झोला टांगे एक दुबला पतला सा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 34 से 35 साल के आसपास रही होगी, वो मकान नंबर D147 पे आता है। एंड मकान नंबर D147 पे आने के बाद में उस घर की बेल बजाता है। दोस्तों, जब उस घर की बेल बजाता है तो उस घर के अंदर से एक 55 साल की महिला निकलती है। 55 साल की महिला जब सामने इस व्यक्ति को देखती है तो देखते ही कहती है कि अरे तुम, अब तुम्हारा यहाँ क्या रखा है और तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। अब वो जो आदमी था जब इस महिला की ये बात सुनता है तो इस महिला को धक्का देता है एंड धक्का देने के बाद में घर के अंदर इंटर कर जाता है। घर के अंदर इंटर करने के बाद में ये व्यक्ति जो था 34 से 35 साल का, उस 55 साल की महिला से कहता है कि बहुत बीमार रहती हो ना अम्मा, मैंने सोचा क्यों ना घर पे आकर तुम्हारा इलाज कर दिया जाए। उसके बाद में ये जो व्यक्ति था अपने झोले से कुल्हाड़ी निकालता है। कुल्हाड़ी निकलने के बाद में उस महिला के सर पर एक के बाद एक कई सारे वार कर देता है। दोस्तों, कुल्हाड़ी से जब उस महिला के ऊपर वार किए जाते हैं तो उस महिला के जो सर था उस सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सर टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके बाद में गड़ासे से लाश के एक नहीं बल्कि कई सारे टुकड़े करता है। लाश के टुकड़े करने के बाद में हॉल में जाता है एंड वहाँ से एक साड़ी लेकर आता है। एंड साड़ी लाने के बाद में जो उस महिला की डेड बॉडी के टुकड़े थे वो साड़ी में बांधता है समेट कर, और साड़ी में बांधने के बाद में अपने हाथों को झटकता है और हाथों को झटकने के बाद में कहता है कि जब भी उससे संबंध बनाता था उस महिला को गाली देकर कहता है कि ये बुढ़िया बीच में बहुत ज़्यादा आया करती थी और इस वजह से आज मैंने इसका इलाज कर दिया। अब दोस्तों, ये इस बुज़ुर्ग महिला को मार के थोड़ा सा रिलीफ की सांस ही ले रहा था कि इसी बीच अब दरवाजे की बेल बजती है। अब ये व्यक्ति जो है ये दरवाज़ा खोलता है कि कौन है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक 36 साल का आदमी खड़ा था। ये 36 साल का आदमी कोई और नहीं था बल्कि उसी बुज़ुर्ग महिला का बेटा था। ये व्यक्ति जो था जब घर के अंदर घुसता है और इस तरीके से जब अपनी माँ की डेड बॉडी को देखता है, खून बहता हुआ देखता है, तो ये कहता है कि ये खून किसका बह रहा है। उसके बाद में ये इस व्यक्ति से कहता है क्या तुमने माँ को मार दिया, और उसके बाद में नहीं नहीं कहकर चिल्लाने लग जाता है। अब उसके बाद में ये जो कातिल व्यक्ति था ये ठहाके मार कर हंसने लग जाता है। ठहाके मार के हंसने के बाद में ये कहता है कि तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी है, चलो तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास भेज देता हूँ। उसके बाद में ये कुल्हाड़ी से इस व्यक्ति के ऊपर वार करता है। ये व्यक्ति के ऊपर जैसे ही कुल्हाड़ी से वार होता है ये वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद में वो जो कातिल होता है भागते हुए हॉल में जाता है एंड वहाँ से जो और इसके पास सामान थे यानी कुल्हाड़ी और गंडासा वो लेकर आता है और उसके बाद में इसकी गर्दन पर गंडासे से 3-4 वार करता है। दोस्तों, गर्दन एक साइड में कट कर लटक जाती है। उसके बाद में दौड़ कर ये हॉल जाता है, वहाँ से एक बोरा लेके आता है और उस बोरे में इस 36 साल की जो डेड बॉडी थी इस लड़के की उसको भी ठूंस देता है। कातिल अब पूरी तरीके से थक चुका था। वह बेडरूम में गया, पलंग पर पैर फैलाकर लेट गया। लेकिन दोस्तों, थका होने की वजह से इसे बहुत जल्दी नींद आ जाती है और जैसे ही इसे नींद आती है और जब इसकी आंख खुलती है तो तकरीबन 3:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। झट से उठा, कुल्हाड़ी गड़ासा इसने अपने झोले में डाला और वहाँ से दरवाज़ा खोलकर दबे पांव ये फरार हो गया। दोस्तों, जिस महिला की इसने हत्या की थी उसका नाम था कंचनबेन और इसका जो बेटा था उसका नाम था विपिल भाई। इन दोनों की हत्या करने के बाद में कातिल जो था वो अपने झोले में गणासा और जो बंका था उसको लेकर निकल जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा डबल मर्डर था जिस डबल मर्डर के अंदर तकरीबन 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन के बाद यानी तकरीबन 6 जून साल 2017 रात के 8 बजे के आसपास का वक्त था। मकान नंबर D147 के ठीक सामने रहने वाले अशोक भाई
जो अशोक भाई प्रजापति थे उनके घर से बाहर निकलने पर उन्हें महसूस होता है कि इस बुजुर्ग महिला के घर से सड़े हुए मांस की सी बदबू आ रही है। लिहाजा ये जो व्यक्ति थे आगे बढ़ते हैं, बदबू और ज़्यादा तेज़ आने लगती है। उन्होंने दरवाजे पर लगी हुई घंटी बजाई, लेकिन दोस्तों जब इन्होंने दरवाजे पर घंटी बजाई तो अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अशोक भाई सोचने लगे कुछ तो गड़बड़ है, यानी अशोक भाई को इस घर के अंदर से अजीब तरीके की बदबू आ रही थी। घंटी बजाई तो अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए जब इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, उन्होंने आवाज़ देकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। और दोस्तों जब आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया, मोहल्ले वाले मकान नंबर D 147 के बाहर अब बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठा हो चुके थे। अब दोस्तों लोगों की एक भीड़ इस घर के बाहर इकट्ठी हो चुकी थी। इसी भीड़ में से एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि इस मकान में तो कंचन बेन, उनका बेटा विपुल भाई और उनकी बहू सुजाता बेन रहते थे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से किसी को देखा नहीं गया है। और जब किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनी और इसमें ये मामला अब लोगों को संदिग्ध लगने लगा, मामला गड़बड़ जब लगा तो लोगों ने कहा कि जो मकान मालिक है उसको फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि इस मकान के अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। घर की बैल बजाने के बाद भी इस घर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लिहाजा जो अशोक भाई थे, जो सबसे पहले यहाँ पर उनको महसूस हुआ था कि इस घर के अंदर से बदबू आ रही है, तो वो जो अशोक भाई थे ये अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल निकालने के बाद में एक नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करने के बाद में सिर्फ एक बात कहते हैं कि दिव्येश भाई, आपके मकान से बहुत तेज़ की बदबू आ रही है, और ये जो बदबू आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस घर के अंदर सड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ है। दरवाजे की घंटी हम लोग बजाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों दिव्येश जो थे वो अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब ऐसे में जब उनको ये खबर मिलती है कि उनके मकान से इस तरीके की बदबू आ रही है, घंटी बजा रहे हैं तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अहमदाबाद के पुरुषोत्तम नगर में ये रहा करते थे। अब ये सोसाइटी से भागे भागे जो सिंगरबा बस्ती है जहाँ पर इनका वो मकान था, उसी सिंगरबा बस्ती पहुँचते हैं। एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये देखते हैं कि इनके घर के बाहर मोहल्ले के बहुत सारे लोग जमा हो गए। मकान के बाहर जब ये सारे लोग जुटे हुए होते हैं तो जो दिव्यांश थे जब ये अपने उस मकान के बाहर पहुंचते हैं तो अशोक से कहते हैं कि बदबू तो बहुत ज़्यादा तेज़ की आ रही है, एक बार फिर से घंटी बजाओ, शायद अंदर से कोई रिस्पांस मिले। अब दोस्तों जो लोग थे वो कहते हैं कि हम लोग कब से घंटी बजाए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई है। और ये कहते हुए अशोक दरवाजे तक जाते हैं। दरवाजे तक जाने के बाद में ये फिर से घंटी बजाते हैं, लेकिन इस बार भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इसके बाद दिव्येश जो होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं, ओ विपुल भाई, कंचन बेन, सुजाता बेन, क्या कोई है? लेकिन इस बार भी किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है। अब दोस्तों जब इस घर के अंदर से किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो जो अशोक भाई थे वो कहते हैं कि ये सब करना शायद वक्त को बर्बाद करना है, इसलिए हमें जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद में जो दिव्येश होते हैं मकान मालिक, वो थाने में फ़ोन करते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर जो ओडप थाने की पुलिस है, इसमें इंस्पेक्टर NL देसाई वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि ये बताओ ये मकान किसका है। अब दोस्तों पुलिस जब ये पूछती है कि ये मकान किसका है तो जो दिव्यांश थे ये बहुत ही घबराए हुई आवाज़ में बोलते हैं कि साहब ये मकान तो मेरा है, लेकिन मैंने इस मकान को रेंट पर दे रखा था अपने चाचा के बेटे विपुल भाई को। 25,000 रुपये किराया लेता हूँ साहब। और ये घबरा कर दिव्यांश पुलिस को बताते हैं। तो जो इंस्पेक्टर NL देसाई होते हैं वो पुलिस की टीम से कहते हैं कि दरवाजे को तोड़ा जाए, क्योंकि इस घर के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और बदबू बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आ रही थी। उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है ज़ोर का धक्का लगाती है और ज़ोर का धक्का लगाने के बाद में आखिरकार इस दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। इंस्पेक्टर और बाकी के जो लोग होते हैं घर के अंदर घुसते हैं। और दोस्तों जब घर के अंदर घुसते हैं तो उस घर की लॉबी में अंधेरा था, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद में रूम या बेडरूम की तरफ भी कोई नहीं था। इंस्पेक्टर उस तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ से बदबू आ रही थी। और दोस्तों जैसे जैसे ये बाथरूम के नज़दीक पहुँचते हैं तो बाथरूम के नज़दीक पहुँचते पहुँचते इन लोगों को उबकाइयाँ आने लगती हैं। अब दोस्तों जितने भी पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे उनको उबकाइयाँ आने लगी थी, इसलिए पुलिस वाले जल्दी जल्दी इस घर की जितने भी खिड़कियाँ और विंडो थे उन सबको खुलवाया जाता है। बाथरूम के एरिया में सनी हुई एक गठरी मिलती है और साथ में एक बोरी मिलती है। पुलिस की एक टीम जो होती है वो गठरी को और बोरी को खींचकर बरामदे में लेके आते हैं। उसके बाद में जो NL देसाई होते हैं पुलिस के कांस्टेबल से कहते हैं कि खोलो इस गठरी को, इस गठरी के अंदर आखिरकार क्या है। 2 पुलिस वालों ने दोस्तों जब गठरी खोलनी शुरू की तो उसके अंदर से एक इंसानी लाश मिली और पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, उसमें कीड़े बजा रहे थे। और दूसरे कांस्टेबल ने जब बोरी फाड़ दी तो उसके अंदर भी एक कटी फटी लाश मिलती है।
अब दोस्तों उसके बाद में जो इंस्पेक्टर देसाई होते हैं वो तुरंत इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हथियार वगैरह यहाँ पर हो जिससे कातिल का पता चल सके। लेकिन कहीं भी कोई भी हथियार दिखाई नहीं पड़ता है। उन्होंने दिव्यांश से कहा कि किसकी लाशें हैं, क्या तुम इनको पहचानते हो? तो जो दिव्यांश भाई होते हैं वो कहते हैं कि साहब ये दोनों किसकी लाशें हैं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। दरअसल दोस्तों ये दोनों लाशें जो थीं ये कुछ इस तरीके से सड़ चुकी थी, कुछ इस तरीके से इन दोनों लाशों के अंदर कीड़े पड़ चुके थे कि लाशों को पहचान पाना, उनकी शनाख्त कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब दोस्तों दिव्यांश उन लोगों की डेड बॉडी को पहचानने से इनकार कर देता है। उसके बाद में जो इंस्पेक्टर देसाई होते हैं ये फिर पूछते हैं कि इस घर के अंदर जो कंचन बेन रहा करती थी उसके परिवार में क्या और भी कोई है? तो उसके बाद में जो दिव्यांश होते हैं ये घबरा कर पुलिस वालों से कहते हैं कि हाँ साहब, सतारा में उसका भाई और उसका परिवार रहता है। भाई का नाम नियंत भाई है और उसकी भाभी कृष्णा बहन रहा करते हैं। अब उसके बाद में जो एनएल देसाई थे वो बोलते हैं कि दरअसल इनके परिवार वालों को खबर करो। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस इन दोनों ही लाशों की तस्वीरें लेती है, फॉरेंसिक की और पोस्टमार्टम की टीम को बुलाया जाता है। कमरे में फर्श पर खून के हल्के हल्के निशान थे। फॉरेंसिक की टीम उसके सैंपल्स लेने लगती है। उसके बाद में जो नज़र थी वो दीवारों पर पड़ती है। दीवारों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि शायद दीवारों पर से रगड़ के कुछ छुटाया गया है। फॉरेंसिक की टीम ने सभी सारे सैंपल्स वहाँ से लिए, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ओढ़ब पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, धारा 301 यानी सबूत मिटाना, गुजरात पुलिस एक्ट 135(1) के तहत अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया। उसके बाद में इंस्पेक्टर देसाई मकान मालिक दिव्यांश भाई को भी पुलिस थाने लेकर पहुंचते हैं। अब इंस्पेक्टर देसाई जब दिव्यांश भाई को पुलिस थाने लेकर गए थे तो इन्हें आराम से वहां पर बैठाला जाता है और पूछा जाता है कि इस मकान के अंदर जो भी परिवार किराए पर रहता था उस परिवार के बारे में तुम जो भी कुछ जानते हो ये बहुत ही राहदारी के साथ में पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन सिलसिलेवार तरीके से बताओ। अब दिव्यांश जो था वो पुलिस को बताना शुरू करता है। वो कहता है कि 1.5 साल पहले की बात है साहब, मेरे दूर के एक चाचा हैं जिनका नाम सुरेश भाई है। उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद में उन्होंने बताया कि उनका बेटा है जिसका नाम विपुल भाई है और उसकी अहमदाबाद की एक कंपनी में नौकरी लग गई है, लिहाजा उसे किराए पर अपना मकान दे दीजिए। मैंने अपने चाचा से हाँ कर दिया। वेरिफिकेशन के लिए जब मैं आया तो देखा कि विपुल, उसकी मां कंचन बेन, पत्नी सुजाता बेन और 7 साल की बेटी वैष्णवी कमरे में रह रहे थे। पुलिस के लिए ये केस एक ऐसी पहेली था कि ना कोई चश्मदीद और ना कोई गवाह था, ना किसी आरोपी का नाम सामने आया था। उधर कंचन बेन आरोपी का नाम सामने आया था और उधर कंचन बेन नियंत भाई की जैसे ही खबर मिली वो पत्नी कृष्णा बेन और सतारा के साथ में अहमदाबाद तुरंत निकल जाते हैं। अब दोस्तों रास्ते में नियंत भाई की पत्नी ने कहा कि पता नहीं दोनों लाश किसकी हैं, दिव्यांश भाई भी नहीं पहचान पाए, माँ भाई भी नहीं मिल रहे हैं, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते दोनों ओढ़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और दोनों दोस्तों जब ओढ़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर देसाई उनका इंतज़ार कर रहे थे। इंस्पेक्टर देसाई उन्हें लाश की फ़ोटो दिखाते हैं। फ़ोटो देखते ही नयंत भाई के चेहरे पर पसीने आ गए, लगभग चीखते हुए बोले, ये तो मेरी माँ कंचन बेन और मेरा भाई विपुल है। किसने मारा? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो पूछते हैं कि इसकी बेटी वैष्णवी और इसकी पत्नी सुजाता आखिरकार कहाँ हैं। अब इंस्पेक्टर साहब जब ये पूछते हैं तो कृष्णा बेन बोलती है सुजाता अपनी बेटी के साथ मायके में ही है। पुलिस पूछती है क्यों और वो लोग कब गए। अब पुलिस वाले जब ये डिटेल यहाँ पर पूछते हैं तो कृष्णा बेन जो थी वो पूछती है कि साहब मैंने अपनी सासू माँ को कुछ दिन पहले कॉल किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि सुजाता का किसी के साथ में कोई चक्कर है और वो आदमी घर पर बार बार आता है। विपुल भाई जब घर पर नहीं होते हैं तो सुजाता उसके साथ गलत काम करती है। मैं और वो दोनों, उन दोनों को मैंने कई बार पकड़ लिया है। जब इस बारे में गलत काम करते हुए उनको पकड़ा तो माँ ने दोनों की कई बार जब पकड़ लिया उनको तो विपुल भाई को जब ये बात पता चली तो विपुल भाई ने सुजाता की काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर दी। उसके बाद में जो सितारा के शिवनगर में उनके पिता हैं उनके घर पे विपुल भाई ने अपनी पत्नी को भेज दिया था और साथ में जो पत्नी थी वो वैष्णवी को भी लेकर चली गई थी। अब पुलिस वाले यहाँ पर कृष्णा बेन से ये पूछते हैं कि आखिरकार चक्कर किसके साथ था, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो वो कहती है कि अब चक्कर किसके साथ था साहब मुझे ये नहीं पता, बस माँ इतना कहती थी कि जिस हॉस्पिटल में वो इलाज कराने के लिए जाती थी उसी जो कंपाउंडर था वहाँ पर उसी के साथ वो हिलक चुकी थी, उसी के साथ सेट हो चुकी थी। उसके बाद में दोस्तों जो इंस्पेक्टर देसाई होते हैं वो तुरंत नयन भाई से कहते हैं कि सुजाता को बुलावा भेजो और वो तुरंत से तुरंत यहाँ पर पुलिस थाने में पहुँच जाए।
अब जैसे ही ये बात पुलिस कहती है तो वो जो व्यक्ति होते हैं यानी जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमारी उससे कोई बातचीत नहीं होती है। जब माँ ने मुझे बताया कि उसके किसी के साथ में अवैध संबंध है तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा ही मुझसे लड़ने लगी और उसके बाद से हमारी कभी बातचीत नहीं हुई। उसके बाद में पुलिस ने पूछा कि सुजाता कहाँ रहती है, तो नयन भाई बताते हैं कि इंस्पेक्टर देसाई को वो उस बात का यानी उसके एड्रेस का पता लिखवा देते हैं। पता लिखवाने के बाद में जो देसाई थे वो तुरंत एक टीम को सितारा के शिवनगर के लिए भेज देते हैं। अब इधर इंस्पेक्टर देसाई ने फिर से मकान में गए और जहां उन्होंने 2 सड़ी हुई लाशें मिली थी उस पूरे कमरे को छान मारने के बाद में एक पर्ची भी मिली। उसमें पता था डॉक्टर योगेंद्र श्रीराम हॉस्पिटल ओढ़व। अब जैसे ही पुलिस को ये पर्ची मिलती है उसके बाद 7 जून साल 2017 को जब पुलिस श्रीराम हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर योगेश अपने केबिन में थे। इंस्पेक्टर देसाई ने कंचनबेन और विपुल भाई की फ़ोटो दिखाते हुए उनसे पूछा कि इन्हें पहचानते हो, तो डॉक्टर योगेश कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं सर ये तो कंचनबेन है, मैं इनका इलाज करता हूँ और वो इलाज करवाने के लिए अक्सर यहाँ आती है। इसके साथ और कौन रहता था और यहाँ पर कौन आता था, तो सर इसकी बहू, डॉक्टर ने ये जवाब दिया। अब उसके बाद में डॉक्टर केबिन के बगल में बने कंपाउंडर पर 34-35 साल का एक शख्स दवा पैक कर रहा था। पुलिस को देखते ही वो सकपका गया। अब वो कंपाउंडर जैसे ही पुलिस को देखकर सकपका था तो इंस्पेक्टर देसाई जो होते हैं वो कंपाउंडर को कंचनबेन और विपुल भाई की फ़ोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि इन्हें पहचानते हो, तो वो कहता है कि हाँ साहब मैं पहचानता हूँ, ये कंचनबेन है, कुछ ही दिन पहले इलाज करवाने के लिए आई थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। कंपाउंडर का चेहरा ये सब देखने के बाद में बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था। उसके बाद में इंस्पेक्टर देसाई थाने पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिसमें बताया गया है कि लाश मिलने के 72 घंटे पहले दोनों का मर्डर किया गया है, यानी जब ये डेड बॉडीज़ मिली थी उससे 72 घंटे पहले हत्या की गई थी। अब दोस्तों उसके बाद में इंस्पेक्टर देसाई अपनी टीम के साथ फिर से मकान नंबर D147 में पहुंचते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। पूछते पूछते पड़ोस के अमित राणा के घर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर देसाई ने अमित से पूछा 3-4 दिन पहले इस घर में किसी को आते जाते देखा गया, तो अमित राणा कुछ याद करते हुए बोले साहब 3 जून की रात करीब 3 से 4 बजे मैं पेशाब करने के लिए जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक दुबला पतला आदमी जो है वो जल्दी जल्दी इस मकान से बाहर निकल रहा था। उसके हाथ में झोला था और अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं पहचान पाया। अब जैसे ही इंस्पेक्टर साहब ये बात सुनते हैं तो आस पड़ोस के जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं उनको खंगालने लगते हैं। बस्तरी के एंट्री गेट पर 3 जून की रात करीब 8:30 बजे एक आदमी पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। अब दोस्तों ये व्यक्ति जब पैदल चलता हुआ दिखाई पड़ा तो उसके बाद में 8:30 बजे एक आदमी जब पैदल चलता हुआ इस घर की तरफ आता है, उसके हाथ में झोला होता है, तो पुलिस को लग जाता है कि यही वो व्यक्ति था जो 3 से 4 बजे इस घर से निकला था। उसी आदमी का चेहरा दिखा और अभी उसके हाथ में एक झोला भी था। इसलिए अब दोस्तों पुलिस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद में इंस्पेक्टर देसाई का जो ध्यान था उसका होलिया जो था वो श्रीराम हॉस्पिटल के उस कंपाउंडर से मेल खा रहा था, जो कंपाउंडर वहाँ पर श्रीराम हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था। कंचनबेन की बहू कृष्णाबेन भी बोल रही थी कि सुजाता का कंपाउंडर उसके साथ चक्कर था, उसे पकड़ना पड़ेगा। अब लिहाजा अगले दिन इंस्पेक्टर देसाई सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जब वो सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर जो कंपाउंडर था वो मौजूद नहीं था। इंस्पेक्टर देसाई ने डॉक्टर योगेश से पूछा कि कंपाउंडर कहाँ है। वो कहता है कि सर आज उसने छुट्टी ली है और कहा है कि रात को महाराष्ट्र जाना है। डॉक्टर ये बात बताते हैं। तभी इंस्पेक्टर देसाई का फ़ोन बजा। उधर से आवाज़ आई, सर इस हुलिये का आदमी कोलपुर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया है। यानी मुखबिर ने तुरंत इंस्पेक्टर देसाई को खबर दी। इंस्पेक्टर जीप में बैठे और कोलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। श्रीराम हॉस्पिटल का ये जो कंपाउंडर था ये अगले दिन वहाँ से क्यों गायब हो गया था, पुलिस कातिल तक कैसे पहुँची, ये जानना बहुत ज़्यादा पुलिस के लिए ज़रूरी था। अब दोस्तों पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये बताता है कि सुजाता जब इस हॉस्पिटल में आई थी तभी मेरी उसके साथ में आंख मिचौली हो गई थी। उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं। मोबाइल पर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज होता है। उसके बाद में बातचीत शुरू हो जाती है। उसने मुझे बताया कि वो यहीं पर किराए के मकान में रहती है और उसके बाद में कई बार मैं उसके घर उससे मिलने के लिए गया। उसी के घर के अंदर उसके साथ में कई बार शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन उसकी जो सास थी कंचनबेन उसने उसे देख लिया था और इस बात की खबर सुजाता के पति को भी लग गई। और एक दिन मैं जब सुजाता के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था तो उसके बाद में उसका जो पति था विपुल भाई वो आ जाता है। मैं दीवार कूद कर भाग जाता हूँ वहाँ से, लेकिन जो सुजाता थी वो पकड़ी जाती है। उसके बाद में जो सुजाता थी उसकी बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता है और उसके बाद में उसे उसके मायके भेज देता है। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा आहत हो चुका था, इसीलिए मैंने मर्डर की प्लानिंग की।
और उसके बाद में मैंने इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया। तो यहाँ पर दोस्तों कहानी में आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक शख्स जो एक कंपाउंडर है और उसने ऐसा डबल मर्डर कर दिया, एक 55 साल की महिला को मार दिया और उसके बाद में उसके बेटे को भी मार दिया। दोस्तों अवैध संबंधों में आप लोगों ने देखा कि 2 लोगों की किस तरीके से जान चली गई। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं इसमें देव कुमार जी हैं, लिखते हैं शाविज़ मलिक भाई अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है मैंने अपनी आंखों से वह मंजर देखा है, मेरे दिल से निकल नहीं पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, चैन से सो नहीं पा रहा हूँ, सच कहूँ तो मुझे रोना आ रहा है। भगवान सभी को उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि दे। दोस्तों ये जो बात देव कुमार जी कह रहे हैं ये शत प्रति से सच है। अगर कोई उस मंजर को देख ले तो वो कांप जाए, क्योंकि दोस्तों 275 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। अगर आप कहीं रोड पर जा रहे होते हैं, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं तो आपके दिन और रात आप सो नहीं पाते, आप बेचैन हो जाते हैं। ज़रा सोचिए देव कुमार जी ने उस इंसिडेंट को लाइव देखा है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ से वो गुजर रहे होंगे। मंसूरी भाईजान लिखते हैं मलिक साहब आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई, बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। एक खान लिखते हैं आपकी कहानी से बहुत अच्छा मैसेज मिलता है भाई। तो एक खान जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नाइस मेरे भाई, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है। तो दिनेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। श्रेयन शर्मा लिखते हैं शाविज़ भाई अवैध संबंधानिक संबंध बहुत जानलेवा होते जा रहे हैं, आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ निराला है। तो श्रेयन शर्मा जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में राजू सोलंकी लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई। तो राजू सोलंकी जी आपका शुक्रिया। फिरोज़ खान हार्ट बनाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फिरोज़ खान आगे लिखते हैं नाइस भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुनत्यागी लिखते हैं छोटी साली बेटी बराबर होती है भाई साहब रेणु सुनत्यागी शनवरण शहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, साजिददार जी हार्ट बनाते हैं। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं भाई मेरी वाइफ भी आपकी स्टोरी सुनती हैं, तो आपकी वाइफ दीप का भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप, बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, जैसा पैसा गया था पत्नी को जब जान भी गया, घर की इज्जत भी गई और जीजा साली के प्यार में सारी चीज़ें हो गई। तो थैंक्स आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है कमाल पांडे लिखते हैं 2 लाख में सुपारी दी और 90 लाख का एडवांस दिया, एक 10 लाख बाद में चाहिए था। तो यहाँ पे 2 लाख में कत्ल की सुपारी दी थी, लेकिन मैं 90,000 को 90 लाख बोल गया। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी बाई मिस्टेक मुंह से निकल जाती हैं। एक खान लिखते हैं वह संबंध में इंसान कितना गिर चुका है। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं भाईजान 90 लाख नहीं 90,000 एडवांस दिया था। जी शुक्रिया आपका, बाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग मेरी कमियों को मुझे बताते हैं। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब। दिनेश कुमार जी हार्ट बनाते हैं, मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब। मंसूरी भाईजान आगे कमेंट्स करते हैं। तो कई सारे कमेंट्स मंसूरी भाईजान ने अंत में किए थे। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। लेकिन दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन इस कहानी के अंदर कहीं ना कहीं वर्ड्स जो थे वो इधर उधर होते हुए दिखाई पड़े होंगे। मैं इस कहानी को सुनाते टाइम कई बार हिलगा भी हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी की स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं उसको सही तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाया। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, जैसे ही कल सारी चीज़ें एक ओके हो जाएंगी मैं आप लोगों को फिर से बेहतरीन ढंग से कहानी सुनाऊंगा। बाकी दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, और इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं वो भी बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।